नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टूथ पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 7 कंप्लीट जियोग्राफी देखेंगे। संपूर्ण भूगोल आज के इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में 75 मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 75 प्रश्न लिए गए हैं ये सभी एनसीईआरटी से ही हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखिए और लास्ट में 75 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। पहला है पर्यावरण, दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी, चौथा है वायु, पांचवा है जल, छठा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, सातवां है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इसके बाद है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, और अंतिम है रेगिस्तान में जीवन। ये सभी टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 7 में दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे आसपास है, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव। जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वायु, पौधे, जानवर, नदी, पहाड़, इमारत, सड़क आदि, ये सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। जीवीय किसे कहते हैं? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप एवं जंतु, ये सभी जीवीय के अंतर्गत आता है। अजीवीय किसे कहते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। ठीक है। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण आप लोग सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलिए, और लास्ट में आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर बताइएगा। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को दोस्तों जल मंडल कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यह अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक कीड़ों से हमारी रक्षा करता है। चलिए, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो पूछा जाता है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो याद रखिएगा फ्रेंच से हुई है। और यहां पर एनवायरोनेर या एनवायरोनेर जो है इसका अर्थ होता है पड़ोस। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पारितंत्र, पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है।
अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मानवीय पर्यावरण यहां से देखेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, केवल वस्तुओं का प्रयोग होता है, वस्तुओं की अदला बदली होती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। एक टॉपिक आपका हो गया, दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी का आंतरिक भाग यहां पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहत में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहत मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल कहा जाता है। सी का अर्थ सिलिका होता है तथा एल का अर्थ एल्यूमिना होता है। सी का अर्थ क्या होता है? सिलिका। एल का अर्थ एल्यूमिना होता है। तो सिलिका और एल्यूमिना से बना है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमय कहा जाता है। सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम। तो ध्यान रखिएगा, महासागर की जो पर्पटी है यह मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है और यहाँ पर महाद्वीपीय संहति जो है यह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो सीएल याद रखिएगा और सीमय याद रखिएगा। सीएल मतलब सिलिका और एल्यूमिना और सीमय का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह दोस्तों निकल एवं लोहे की बनी होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे नीफे कहा जाता है, नी से निकल तथा फे से फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपरी परत जो है ये पर्पटी कही जाती है और इसके नीचे यहाँ पर मेटल आप लोग देख सकते हैं और आंतरिक क्रोड यहाँ पर है, बाह्य क्रोड यहाँ पर है, क्रोड मेटल सीमा यहाँ पर है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है। विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल को या तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। ध्यान रखिएगा, पर्पटी केवल 1% है, 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, 6371। शैल एवं खनिज। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। किससे बनी है? पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की
हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी या सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल। तीनों याद रखिएगा। यहाँ पर एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी सेल और दूसरा बहिर्वेदी सेल। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना आप कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है, इसे ध्यान रखिएगा। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूड़ बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कठोर सेलों का उपयोग दोस्तों सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शब्द की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इग्नियस यह लैटिन शब्द है जो कि इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेंडिमेंटम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को दोस्तों सेल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल चक्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इमेज में आप लोग देख सकते हैं। चलिए, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारी बदलती पृथ्वी। सभी टॉपिक ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, उसके बाद इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। स्थल मंडलीय प्लेट। देखिए दोस्तों, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं
जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बताया गया है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो पृथ्वी की जो गतियां होती हैं यहाँ पर बताया गया है कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के कारण होती है। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के कारण होती है। अंतर्जनित बल में आपका आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल आता है। आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और पटल विरूपण बल के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल आता है। बहिर्जनित बल के अंतर्गत अपर्दन और निक्षेपण आता है। अपर्दन और निक्षेपण के अंतर्गत नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सभी आते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यहाँ पर इमेज में आप लोग देख सकते हैं, गैस व राख यहाँ से निकल रही है। यहाँ इसे क्रेटर बोला जाता है, इस क्षेत्र को निकास बोला जाता है, और इसे लावा बोला जाता है। चलिए भूकंप के बारे में यहाँ पर देखेंगे। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को दोस्तों भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है। तो भूकंप के बारे में यहाँ पर इमेज में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, सभी दिशाओं में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंपी तरंगे दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। पहला है पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। यद्यपि दोस्तों भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भूकंप से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देख करके, सांपों का धरातल पर आना। इन सब से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। भुज शहर में 2001 में। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहां पर आश्रय आप ले सकते हैं, तो यहां पर बताया गया है सुरक्षित स्थान, जैसे कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, जो कि मजबूत होनी चाहिए। दीवार के अंदरूनी कोने में, घर से बाहर निकलने का मौका आपको नहीं मिल रहा है तो दीवार के अंदरूनी कोने में आप छुप सकते हैं। इनसे दूर रहें। किससे? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, तथा टूट सकने वाली खिड़कियों से, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। इनसे दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें।
अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। भूकंप का मापन दोस्तों एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। मुख्य स्थलाकृतियां। देखिए दोस्तों, अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो आप लोग सभी पॉइंट को ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलिए, और लास्ट में आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है, जैसा कि इमेज में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, इसे याद रखिएगा। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। देखिए दोस्तों, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर इमेज में आप लोग देख सकते हैं चाप झील किसे कहते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको अभी बताया गया। विसर्प आप लोग देख सकते हैं, तटबंध के बारे में बताया गया। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पर वितरिका आप लोग देख सकते हैं। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टैक के बारे में आपको बताया गया, तटीय मेहराब के बारे में बताया गया, इमेज आप लोग देख सकते हैं। समुद्री गुफा के बारे में आपको बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं।
हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। यहाँ पर इमेज आप लोग देख सकते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब वायु के बारे में देखेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। वह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। चलिए यहाँ पर वायुमंडल का संगठन देखेंगे। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा दोस्तों धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है, अन्य सभी 0.04% है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है।
दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना। यहाँ पर वायुमंडल की संरचना देखेंगे। सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो चलिए सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। क्षोभ मंडल दोस्तों, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है, मतलब क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है यह समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप दोस्तों, यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल में, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है। समताप मंडल में यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अगला है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल। देखिए दोस्तों, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का ही एक भाग है। बाह्य वायुमंडल का ही एक भाग है आयन मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अगला है दोस्तों बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को दोस्तों बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम एवं जलवायु। अगला टॉपिक है मौसम एवं जलवायु। देखिए दोस्तों, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। आतपन किसे कहते हैं? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ठीक है। आतपन या सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। वायुदाब मापी दोस्तों, यह वायुदाब मापता है, इसे ध्यान रखिएगा। वात दिग्दर्शी, यह पवन की दिशा को दर्शाता है। ठीक है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 लाखवां भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। ठीक है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायु दाब। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है
और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। नेक्स्ट है पवन। देखिए दोस्तों, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला है अस्थाई पवनें। देखिए दोस्तों, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। अस्थाई पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। देखिए दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। देखिए दोस्तों, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवाती वर्षा। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जल, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर में जल का जो प्रतिशत है 97.3% है। बर्फ छत्रक में 0.2% है। भूमिगत जल में 0.68% है। इसी तरह से यहाँ पर दी गई है। वायुमंडल में 0.0019%, नदियाँ 0.001%।
लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। महासागरीय परिसंचरण। देखिए दोस्तों, महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। याद रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरंगे, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उड़ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जब समुद्री सतह पर पवन चलती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। सुनामी दोस्तों जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया था। यदि दोस्तों पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उड़ने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे थे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सुनामी आने का प्रथम संकेत यही होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। ज्वार भाटा। देखिए दोस्तों, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे क्यों आते हैं? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय बल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। यहाँ पर इमेज में आप लोग देख सकते हैं बृहत ज्वार भाटा
का संकेत यहाँ पर दिया गया है, ऊपर लघु ज्वार भाटा का चित्र बनाया गया है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं यहाँ से देखेंगे। देखिए दोस्तों, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं, ये शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर गर्म एवं ठंडी महासागरीय धाराएं दी गई हैं, इमेज में आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सभी टॉपिक ध्यान से देखते हुए चलिए लास्ट में 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यहाँ से वनों के बारे में देखेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए दोस्तों, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन।
उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फ्रीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए दोस्तों, महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। शंकुधारी वन। देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है घास स्थल। पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। देखिए दोस्तों, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अगला है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसा कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना नाम से जाना जाता है, ब्राजील में कंपोस नाम से, वेनेजुएला में लानोस नाम से जाना जाता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में पैम्पास नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं।
आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं। पहला है अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। ऋतु प्रवास। देखिए दोस्तों, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं ये मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। परिवहन। परिवहन के चार मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग। सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में पहले देखेंगे। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। रेल मार्ग। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो याद रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। जल मार्ग। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग यहाँ पर हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। वायु मार्ग। देखिए दोस्तों, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसके अंतर्गत सबसे पहले अमेजन बेसिन में जीवन यहाँ से देखेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। इमेज में आप लोग यहाँ पर अमेजन बेसिन देख सकते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजास नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ।
यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जलवायु, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अगला है वर्षा वन। इन प्रदेशों में दोस्तों अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियां पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलायड पैदा होते हैं। ब्रोमिलायड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, कुंजन पक्षी, रंगीन पक्षत वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सलाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सर्प की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार दोस्तों मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचने के लिए 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया था। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है, बिहार का 1102 है। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डाल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, इसे ध्यान रखिएगा। गंगा
नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों रेगिस्तान में जीवन। इस टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। पहला है गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा का रेगिस्तान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु सहारा रेगिस्तान की जलवायु दोस्तों अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में दोस्तों कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लगड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। लोग सहारा रेगिस्तान में बेदुइन एवं तुआरेग समुदाय रहते हैं। बेदुइन एवं तुआरेग समुदाय रहते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। सहारा रेगिस्तान से वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी मिले हुए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जब रेत को दोस्तों पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों में महाखड्ड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गैगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपका पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में ही स्थित है। याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में ही स्थित है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को
दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लोग, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से से एवं लामा यूरू। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगा लाचा ला एवं टंगलग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। अब यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, सभी टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन है मनुष्य, धरातलीय, स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ये सभी मनुष्य, धरातलीय, स्थलाकृतियां और मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था इसके बारे में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ये बिल्कुल सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, यह भी सही है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, यह भी आपका सही है। तो उपर्युक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें दोस्तों कई प्रकार की गैसें, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन भी होता है। ठीक है। और पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है दोस्तों, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच भाषा से हुई है। आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ पड़ोस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही कोड का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव मंडल। इसको आप मिलाएंगे पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल एवं जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है वायुमंडल। इसको आप मिलाएंगे पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत से। जल मंडल को जलीय क्षेत्र से मिलाएंगे और स्थल मंडल को पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत से मिलाएंगे। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए।
पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक होती है। तो क्या यह सही है? यह दोस्तों सही नहीं है। केवल एक यहाँ पर आपका सही है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। पर्पटी की मोटाई दोस्तों महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर होती है। कहाँ पर? महाद्वीपीय भाग में। और समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं महाद्वीपीय पर्पटी की मोटाई महासागरीय पर्पटी से अधिक होती है। तो यहां पर दूसरा कथन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना है। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, यह तो सही है। महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है, यह गलत है, यही आपको बताना था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। ठीक है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। मतलब सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे सीमा कहा जाता है। और पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है दोस्तों, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, इसे नीफे भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार सेल को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसे आग्नेय सेल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे दोस्तों प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्भेदी आग्नेय सेल और दूसरा है बहिर्भेदी आग्नेय सेल। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेटल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा पर्पटी है और 84% हिस्सा किसका है? मेटल का है। और 15% हिस्सा किसका है? क्रोड का है। और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 6371 किलोमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। कौन सा सही आपको यह बताना है। जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला सही है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है, जब पृथ्वी के सतह पर आता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है। इसके साथ में दूसरा भी आपका सही है। जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा चौथा गलत है। देखिए दोस्तों, बहिर्भेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसलिए इनकी संरचना महीन दानों वाली होती है, बड़े दानों वाली नहीं होती है। ठीक है, बहिर्भेदी आग्नेय सेल की। और जबकि अंतर्भेदी आग्नेय सेल में द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसके कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर महीन नहीं होगा, बड़े दानों का रूप आपका सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है। चलिए सभी को मिलाते हैं। पहला है अंतर्भेदी आग्नेय सेल, इसको आप किससे मिलाएंगे? इसको आप मिलाएंगे ग्रेनाइट से। बहिर्भेदी आग्नेय सेल को बेसाल्ट से मिलाएंगे। अवसादी सेल को चूना पत्थर से मिलाएंगे। कायांतरित सेल को स्लेट से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है।
इन शैलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है, यह गलत है। ये शैलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर केवल 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल और अवसादी सेल। तो ए और बी दोनों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहलाते हैं। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। बिल्कुल सही है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों विसर्प कहते हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में, उपयुक्त तीनों भागों में। तो राइट आंसर हो जाएगा मैदानी भागों में चापाकार झील का निर्माण किया जाता है नदी के द्वारा, मैदानी भागों में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री भृगु। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पवन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, रेगिस्तान में पवनें दोस्तों रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको बालू टिब्बा कहा जाता है। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहा जाता है। वायु, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, यह भी आपका सही है। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका केवल 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका सही है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम है दोस्तों नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, नेक्स्ट है
मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल में घटित होती है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यह भी सही है। समताप मंडल के बारे में ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है, यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या सूर्यातप कहलाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, पहला आपका यहाँ पर सही है। सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, यह दोस्तों गलत है। हर जगह एक समान नहीं रहती है, तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, यह भी सही है। उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है, यह भी सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यह भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है दोस्तों, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन अस्थानी पवन कहलाती है। तो क्या यह सुमेलित है या सुमेलित नहीं है? विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है, यह आपका बिल्कुल सही है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन अस्थायी पवन होती है, क्या यह सही है? तो यह दोस्तों सही नहीं है। तो कौन सा सुमेलित है? केवल दो यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर केवल दो सुमेलित है, 1 और 3 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अस्थायी पवनें दोस्तों वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। व्यापारिक पछुआ एवं पूर्वा पवनें इसी प्रकार की पवनों के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जल टॉपिक से संबंधित प्रश्न अब देखेंगे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। तो देखिए दोस्तों उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण ये सभी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसका कारण आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा और अमावस्या को, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा और अमावस्या को। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए।
जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में ना होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है। यह भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों यहां पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित होते हैं? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। यह भी सही है। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। यह भी आपका सही है। इस प्रकार से दोस्तों उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यह तो आपका सही है। कौन सा असत्य है, आपको यह बताना है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। यह भी सही है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जलधाराएं होती हैं। यह दोस्तों गलत है और यही आपको बताना था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, इसे याद रखिएगा, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं आकर मिलती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए दोस्तों यह जापानी भाषा से हुई है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? ऑप्शन है तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई, वन्य जीव। तो राइट आंसर हो जाएगा तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई। 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यह भी आपका सही है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। यह भी सही है। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। पूरी तरह नहीं गिराते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों सही है। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताओं को बताते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषताओं को बताते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यह सही है। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यह भी सही है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो देखिए दोस्तों भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा और दक्षिण पश्चिमी भाग। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां महाद्वीपों के किस भाग में पाई जाती हैं? तो पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यह भी सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों सही नहीं है। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है, यह आपका सही है। तो 1, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन 1, 2 और 4। ठीक है, देखिए दोस्तों, शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको आबनूस और महोगनी से मिलाएंगे। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको सागवान और साल से मिलाएंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वन को एस और बीज से मिलाएंगे। शंकुधारी वन को चीड़, देवदार से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, यह भी आपका सही है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, यह दोस्तों सही नहीं है। यहाँ पर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, यह दोस्तों आपका सही है। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। उपर्युक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई हैं? तो देखिए दोस्तों, यह ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में कही गई हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। सवाना, वेल्ड, कंपोस, लानोस, उपयुक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाना, कंपोस और लानोस। ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ये सभी शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं, पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स। ठीक है, पंपास दक्षिण अमेरिका का है, इसे याद रखिएगा। और वेल्ड दोस्तों ये भी दक्षिण अफ्रीका का है। डाउन्स यह ऑस्ट्रेलिया का है घास स्थल। इसी प्रकार से प्रेरी है, यह उत्तर अमेरिका का घास स्थल है। स्टेपी यह मध्य एशिया का घास स्थल है। और ये सभी शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, इस टॉपिक संबंधित प्रश्न यहां पर देखेंगे। मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है।
घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। तो यह आपका सही नहीं है। यहां पर केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में या घने जंगली क्षेत्रों में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगली क्षेत्रों में। केवल एक और चार आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबवे, सड़क का भूमिगत निर्माण है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो यह दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, तो केवल नदियों का उपयोग नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यह सही है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। यह भी आपका सही है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो तीनों आपका यहाँ पर सही है, एक, दो और तीन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वर्षा वन क्षेत्रों में उगते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदी या नदियों के बेसिन में सुसु नामक डाल्फिन पाई जाती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, लूनी, गोदावरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। केवल एक और दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो। कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, इस टॉपिक संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रेयरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है, ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। सही है। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, जहां जल उपलब्ध होता है वहां सरपत, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। यह भी सही है। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। तो यहाँ पर तीनों आपका सही है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? मिसिसिपी, सास्केचुआन, हडसन, नील। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी और सास्केचुआन। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक और दो, केवल एक और दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। कारण दिया गया है, प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, और यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों वेल्ड कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो यह सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ठीक है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान में जीवन, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों सही नहीं है। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों, यह आपका बिल्कुल सही है। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। मरुद्यान के संदर्भ में यह आपका सही है। रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, इस क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। यह आपका गलत है। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं मरुद्यान कहलाते हैं। यह भी आपका सही नहीं है। केवल दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, केवल दो। जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं पश्चिम में जास्कर पर्वत है। यह दोस्तों गलत है। लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत है एवं दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं। यह भी आपका गलत है। लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत है एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। यह भी गलत है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। यह आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? तो सिंधु नदी और श्योक नदी लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है। केवल 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। सही है। लद्दाख हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में अवस्थित है। यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरफत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों पहला सही है। लद्दाख घाटी में सरफत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, यह सही है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू या जैन हैं, यह दोस्तों गलत है। यहाँ पर दूसरा गलत है। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर 1 और 3, केवल 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। ठीक है। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 7th की कंप्लीट जियोग्राफी कराई गई है। पूरा भूगोल यहाँ पर क्लास 7th का कराया गया है एनसीईआरटी का। इसमें दोस्तों थ्योरी सेक्शन को भी कराया गया, साथ में हर टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी कराया गया, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।